हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक डिस्कस किया था मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसमें हमने ये इक्वेशंस देखी थी, हमने कैसे 1D के इक्वेशंस को मॉडिफाई किया था फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी। और फिर हमने साइन कन्वेंशंस में देखा था जो भी मेजरमेंट हमारा ऊपर की तरफ आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो भी मेजरमेंट हमारा नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ये आप यहां से जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे। A body projected upwards is at same heights for 2 times। एक बॉडी को ऊपर उछालोगे तो सेम हाइट पे वो बॉडी 2 बार होती है। जैसे एक बॉडी को ऊपर की तरफ उछाला u वेलोसिटी देकर, तो ये बॉडी ऊपर जाएगी और यहां पे जाके इंस्टेंटेनियसली रुक जाएगी। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन इंस्टेंटेनियसली ये वापस मुड़ जाती है, तो ऐसे वापस आपके फिर से टकराएगी ग्राउंड को और उसी रफ्तार से टकराएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो जी नीचे लग रहा था, अब जब नीचे आ रही तब भी तो जी ही लग रहा है ना, तो u से 0 हो जाएगी इस हाइट h में, मैक्सिमम हाइट h में, तो 0 से u भी क्या हो जाएगी इसी मैक्सिमम हाइट में। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में सिमेट्री का ख्याल रखना होता है कि अगर हमने इसको u से फेंका था तो ये u से ही वापस टकराएगी, क्योंकि जो हमारा g होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके साथ साथ अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं, ये वाला पॉइंट, अगर यहां ऊपर जाते टाइम इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी लेट्स सपोज v1, तो जब ये बॉडी नीचे आ रही होगी सेम पॉइंट पे होकर, जब ये सेम पॉइंट पे होगी तो तब वेलोसिटी क्या होगी, तब होगी v1 लेकिन डाउनवर्ड्स। तो ये सिमेट्री का ख्याल रखना होता है। अब हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट जो कि हाइट h पर लोकेटेड है, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, ये वाला पॉइंट ये हमने हाइट h पे ले लिया, और मैं ये कहता हूं कि इसी हाइट पे ये बॉडी जब ये ऊपर जा रही थी, एक बार तो होगी ये t1 टाइम के लिए, और देखो t1 टाइम क्या है, यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा इसे कहेंगे t1, और अगली बार ये यहां से लेकर यहां तक फिर से यहां पहुंचेगी तब टाइम हुआ होगा t2। तो एक बॉडी सेम हाइट पे 2 बार होती है, तो वो हाइट है कितनी, वो हाइट है h। तो हम इसका डायरेक्ट एक आंसर देखेंगे कि ये टाइम का वैल्यू होता क्या है। देखो हमें पता है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन h को लिखा जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर या -1/2 gt स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो u को हमने पॉजिटिव माना क्योंकि वो ऊपर की तरफ, जो h है वो भी ऊपर की तरफ इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। अब यहां पे हम देखते हैं कि टाइम के जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर, और यहां पे आएगा ये 2, फाइनली बन जाएगा gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h। अब देखो भाई ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम में, यहां टाइम को स्क्वायर तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वाड्रेटिक लगा के। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक का। तो इन सिमिलर वे अगर यहां टाइम के सॉल्यूशन देखे जाए तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, -b के बदले क्या है, तो ये बन जाएगा प्लस 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा 2u होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac बन जाएगा माइनस 4 2 8 gh अपॉन 2a मतलब 2g। तो ये टाइम के 2 सॉल्यूशन आ गए। अगर इस 2g को अलग अलग से डिवाइड रखा जाए तो ये बन जाएगा u/g प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा भाई 2u होल स्क्वायर, ठीक है, और जब ये अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 2g होल स्क्वायर। इन अ सिमिलर वे ये तो -8gh है, और जब ये अंदर जाएगा 2g तो ये बन जाएगा 4g स्क्वायर। तो यहां पे हमें जो टाइम का सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस, हाँ जी, u/g प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, एक तो 2 और 2 कैंसल, तो u/g होल स्क्वायर प्लस ये वाला बन जाएगा 4 2 8 माइनस 2h अपॉन g। अब देखो इसमें से एक टाइम तो ज्यादा है और दूसरा टाइम कम है। पहला वाला टाइम जो होगा वो कौन सा है, देखो जो पहला वाला टाइम है, फर्स्ट टाइम, पहला वाला टाइम है t1। जब t1 लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा u अपॉन g, और लिखेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि पहली बार जब ये बॉडी इस हाइट पे आ गई होगी तब हुआ होगा टाइम t1, तो ये हमारा होगा t1 अंडर रूट ऑफ u अपॉन g
माइनस 2h/g। दिस इज व्हेन द बॉडी इज एट दिस हाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये दूसरी बार आएगी इस हाइट पे तो तब टाइम क्या हुआ होगा। तो ये तो हमारा टाइम t1 आ गया। अब देखो जब t2 लिखा जाएगा, t2 को क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा भाई u/g प्लस अंडर रूट ऑफ, तब आएगा u/g होल स्क्वायर माइनस 2h/g। सो दिस इज व्हेन द बॉडी इज देयर फॉर द सेकंड टाइम। जब बॉडी दूसरी बार वहां पहुंच गई होगी, ये वो वाला टाइम है। ये वाला टाइम जो है ये है व्हेन इट्स देयर फॉर द सेकंड टाइम। तो ये वाला टाइम है पहला और ये वाला टाइम है दूसरा। देयर इज वन मोर थिंग, इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग दिस पॉइंट। देखो जब ये बॉडी इस हाइट पे थी ना, तो इस लेवल को 2 बार क्रॉस किया गया, इस लेवल को 2 बार क्रॉस किया गया। अब कितने टाइम इंटरवल में इसको क्रॉस किया गया वो हम देखते हैं। तो अब हमें देखना होगा टाइम इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग, टाइम इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग। ये वाला पॉइंट किस टाइम इंटरवल में क्रॉस हुआ होगा वो हम देखते हैं। वो किसके बराबर आएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक टाइम t2 और यहां से लेकर यहां तक टाइम t1। तो ये वाला इंटरवल कितना होगा, t2 माइनस t1 होगा ना भाई। तो टाइम इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग दिस टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी गिवन बाय t2 माइनस t1, है ना। तो वो t2 माइनस t1 को लिखा जाता है डेल t, और उसकी जो वैल्यू आएगी भाई देखो t2 में से जब t1 माइनस करोगी तो u/g कैंसल, और ये और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये आएगा टोटल 2 अंडर रूट ऑफ u/g माइनस 2h/g। मैं तो कहता हूं ये 3 जो है ना, ये तो आप डायरेक्ट याद ही कर लो, ये आपको बार बार बचाएगा इक्वेशन वगैरह लगाने से। तो ये तो t1 जब पहली बार, t2 जब दूसरी बार, और इस इंटरवल, ये वाला इंटरवल जो है ये डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए 2 अंडर रूट ऑफ u/g माइनस 2h/g। लेकिन यहां पे जो है, यहां पे इसको स्क्वायर ऐसे u/g होल स्क्वायर, यहां भी u/g होल स्क्वायर, यहां भी, और यहां पे जो है यहां पे भी u/g होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन लास्ट t सेकंड्स ऑफ एसेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट t सेकंड्स ऑफ डिसेंट। हां ऐसा देखो, अगर एक बॉडी को ऐसे उछाला जाए, अगर एक बॉडी को ऐसे उछाला जाए ऐसे, तो अल्टीमेटली होगा क्या, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक जाएगी और उसके बाद ये फिर से गिरने लगेगी ऐसे। बेसिकली ये तो गिरती है इसी लाइन में। अब थोड़ा दिखाने के लिए कि मैं इसको साइड से दिखा रहा हूं, जबकि बॉडी ऐसे ऊपर जाएगी और इसी लाइन में ये नीचे भी गिरेगी। अब याद करो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर मैं बोलूं लास्ट वाला सेकंड, जो डिसेंट का लास्ट, जो एसेंट का लास्ट वाला सेकंड होगा, क्या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ एसेंट, जो एसेंट के लास्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, ये वाला लास्ट वाला सेकंड, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, जब ये डिसेंट में पहले सेकंड के लिए गिरेगा। जब ऑब्जेक्ट, देखो आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला, तो एसेंट का जो लास्ट वाला सेकंड होगा, अगर उसमें बॉडी मान लेते हैं कि 5 मीटर ऊपर गई, तो डिसेंट की पहले सेकंड में कितना गिरी होगी भाई, 5 मीटर गिरी होगी ना। तो वही मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ एसेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंट, ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंट। अब मैंने तो 1 सेकंड की बात करी है। अब अगर मैं बोलूं t सेकंड्स, लास्ट के t सेकंड्स में देखो, अगर मैं बोलूं ये यहां से लेकर यहां तक t सेकंड्स लगे, यहां से लेकर a पॉइंट से लेकर b पॉइंट तक बॉडी को t सेकंड्स लगते हैं, तो इसे कहेंगे ना एसेंट के t सेकंड्स। इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा वो होगा ab। अब फाइनली बॉडी फिर से जब a पॉइंट पे आएगी, तो कितने टाइम के लिए गिरी थी, t टाइम के लिए गिरी थी ना भाई, सीधी सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस एक बॉडी एसेंट के लास्ट t सेकंड्स में ट्रैवल करती है, वो ये डिसेंट के पहले t सेकंड्स में ट्रैवल करती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस जो ट्रैवल की जाती है इन फर्स्ट t सेकंड, इन लास्ट t सेकंड्स, इन लास्ट t सेकंड्स ऑफ एसेंट, एसेंट के लास्ट t सेकंड्स में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो बराबर होगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट t सेकंड्स,
फर्स्ट t सेकेंड्स ऑफ डिसेंट। ये तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए, जो मैंने ऐसे लिखा था, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन लास्ट t सेकेंड्स ऑफ ascent इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट t सेकेंड्स ऑफ डिसेंट। अब ये चीज, the distance traveled in consecutive seconds when a body is dropped is in ratio 1:3:5:7। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन देखो, अगर किसी हाइट से बॉडी को रिलीज करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब देखो पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, u तो 0 है, -g/2 2n-1। अरे फार्मूला तो यही कहता है ना, n के बदले क्या दे दे 1, तो ऐसे। इन अ सिमिलर वे दूसरे सेकंड की जब बात की जाएगी तो लिखा जाएगा -g/2 2 3 6 -1 ऐसे। अब देखो ऐसे ही थर्ड सेकंड के लिए भी आप कर सकते हो। याद करो मोशन इन 1D, मोशन इन 1D में जब बॉडी रेस्ट से शुरू करती थी और हर कंसेक्यूटिव सेकंड में जो डिस्टेंसेस का रेशो होता था वो तो 8 नंबर रेशो होता था ना, 1:3:5:7। तो सेम कहानी तो यहां पर भी है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं भाई, अब करने की जरूरत है नहीं, फर्स्ट इज टू सेकंड इज टू थर्ड, ऐसे ही इज टू फोर्थ क्या आएगा, 1:3:5:7। दैट मीन्स अगर बॉडी फोर्थ सेकंड में 7 मीटर गिरी थी तो पहले मीटर में वो कितना गिरी होगी, 1 मीटर, और तीसरे सेकंड में कितना गिरी होगी, 5 मीटर। तो ये एक ऑड नंबर रेशो होता है। और एक, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम मूविंग फ्रेम इट रिसीव्स वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रेम ओनली, है ना। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि एक हॉट एयर बैलून है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। अब यहां मैं इसके अंदर बैठा हूं और मेरे हाथ में ऐसे एक बॉल है, ऐसे मेरे हाथ में ऐसे एक बॉल है और मैं इस हॉट एयर बैलून में बैठा हूं। अब मान लेते हैं कि जब ये बैलून कुछ यहां आ गया तो मैंने यहां से एक गेंद फेंकी नीचे की तरफ ऐसे, तो मैंने यहां जस्ट जो है ना ऐसे, देखो मैं हॉट एयर बैलून में हूं, कुछ टाइम बाद मैंने ऐसे हाथ बाहर निकाला और बॉल को जस्ट छोड़ा। जब मैं बॉल को जस्ट छोड़ूंगा, जब वो बॉल मेरे हाथ में थी, ये पेन देखो जैसे बॉल है मेरे हाथ में है, अब ये बैलून कहां जा रहा है, ऊपर। अगर ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो मेरा जो बाजू है उसकी भी रफ्तार क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। मेरे हाथ में जो पेन है इसकी भी रफ्तार क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये तो मेरे साथ ही जा रहा है ना। अब मैंने जब हाथ छोड़ा तो इसको उस टाइम पे क्या थी, वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड थी ना। तो इस फ्रेम की क्या मिली इसको, सिर्फ वेलोसिटी। अब अगर ये बैलून एक्सेलरेट भी कर रहा होता तो एक्सेलरेशन बॉडी को नहीं मिलता है, सिर्फ बस सिर्फ क्या मिलता है, वेलोसिटी उस टाइम पे। तो जब हमने यहां इसको छोड़ा, वेलोसिटी थी कांस्टेंट, तो इस गेंद को अगर मिलेगी तो वो मिलेगी रफ्तार और कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। चलती ट्रेन से कोई चीज को छोड़ो, उस चीज को क्या मिलती है, वेलोसिटी, जो ट्रेन की उस टाइम थी जब उस बॉडी को छोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको बहुत काम आएगा। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम मूविंग फ्रेम इट रिसीव्स वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रेम ओनली। तो सिर्फ बस सिर्फ उस फ्रेम की क्या मिलती है, सिर्फ बस सिर्फ उस फ्रेम की वेलोसिटी मिलती है। ओके, अब ये अभी तक तो हम यही बोलते आए हैं कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस को मान के चले तो तब क्या होगा, देखो, if air resistance is taken into consideration then time of descent is greater than time of ascent। अगर मैंने इस पेन को ऊपर उछाला, ऐसे ऊपर उछाला, तो उछालने में अगर इसको टाइम लगा, टोटल टाइम ऑफ एसेंट लगा 2 सेकंड। अगर एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो नीचे आने में भी कितना लगे भाई, 2 ही सेकंड लगेंगे। लेकिन अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो यह बोला गया कि ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा और नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा। अरे यही तो है। अब इसको समझने का तरीका, अगर ये एक बॉडी है, इसको रफ्तार दे दो u, तो ये किसी हाइट पे रुक जाएगा, ऐसे ये पार्टिकल किसी हाइट पे रुक जाएगा, लेट्स कॉल दैट h। तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक जो टाइम ऑफ एसेंट है, अरे भाई टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, वो तो u/g होगा ना। कैसे सर, v माइनस यू इज इक्वल टू at लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0 माइनस यू, a की वैल्यू क्या है, माइनस g इंटू टी, तो t की वैल्यू आई u/g। अगर आप अच्छे बच्चे होते आप ये फार्मूला लगाते ही नहीं, आप बोलते सर जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, जब वो बॉडी रुक जाती है तो वो उसका स्टॉपिंग टाइम नहीं हो जाता भाई, वो उसका स्टॉपिंग टाइम हो जाता है। और ये मैक्सिमम हाइट क्या हो जाती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाती है। ऊपर फेंकोगे बॉडी को तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक गई, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो जो टाइम इसको लगता है ऊपर जाने में और एक इंस्टेंट के लिए ये रुक जाती है, इस वाले टाइम को क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। लेकिन वास्तव में तो ये स्टॉपिंग टाइम है ना भाई। अगर ये स्टॉपिंग टाइम है, फार्मूला तो होता है u/a, तो मैंने लिखा u/g। इन अ सिमिलर वे ये h max क्या होता है, तब
ये एच मैक्स होता है, देखो यहां से लेकर यहां तक बॉडी गई और यहां रुक गई, तो ये एच मैक्स क्या होगा फिर, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर बाय 2a, लेकिन a के बदले क्या लिखी, u बाई जी। थर्ड इक्वेशन लगा के भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं आप इसको ऐसे ही याद रखो, यू स्क्वायर अपॉन 2g इज द मैक्सिमम हाइट एंड स्टॉपिंग टाइम इज u बाई जी। तो ये हमें यहां से लेकर यहां तक मिला है। अब एयर रेजिस्टेंस को जब कंसिडर करते हैं, जब एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, मान लो जब हमने बॉडी को ऊपर फेंका तो एयर रेजिस्टेंस से कांस्टेंट रिटार्डेशन मान के चलते, ये जरूरी नहीं कि जो रेजिस्टेंस से आपको रिटार्डेशन मिले वो कांस्टेंट हो, मान के चलते हैं कि कांस्टेंट रिटार्डेशन ड्यू टू एयर इज ए, जो एयर के कारण हमें रिटार्डेशन मिला वो है ए। अब इस बॉडी पे एक तो mg नीचे लगेगा तो उससे एक्सेलरेशन कितना आया g, और ये रेजिस्टिव फोर्स भी तो पीछे ही लगेगा ना, क्योंकि ये बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, तो नीचे की तरफ लगा ए। अब इस बॉडी पे देखो नेट आया कितना, इस बॉडी पे अगर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी u, नीचे की तरफ क्या आया g प्लस ए, तो इतना रिटार्डेशन। अब जब ये बॉडी नीचे आ रही होगी टॉप मोस्ट पॉइंट से जब आप नीचे गिरने लगेगी, मान लेते हैं कि यहां पर अब वेलोसिटी हो गई v, इस केस में क्या होगा, देखो अरे द्वारा फोर्स लग रहा होगा नीचे mg, तो उससे g नीचे आएगा, लेकिन ये बॉडी कहां गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो जो एयर रेजिस्टेंस है उससे रिटार्डेशन कहां आएगा, उससे रिटार्डेशन आएगा ऊपर की तरफ। अब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो इसका ए नेट क्या आया, इसका ए नेट आया भाई g माइनस ए। अब देखो यहां से लेकर यहां तक जब ये गिरी तो तब इसका नेट एक्सेलरेशन क्या आया, g माइनस ए। और इस वाले केस में अगर देखोगे जब इसको ऊपर फेंका था, इस वाले केस में जब इसको ऊपर फेंका था, इस वाले केस में, तब इसका रिटार्डेशन कितना आया भाई, इसको खींचा गया g प्लस ए से, है ना, तो ये जल्दी रुक जाएगी। इस वाले केस में एक्सेलरेट तो हो रही है, लेकिन किस एक्सेलरेशन से हो रही है, g माइनस ए से, तो इसीलिए जो एसेट में टाइम लगेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टाइम ऑफ डिसेंट। हाँ, इसको आप अब इक्वेशन वगैरह लगा के प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा टाइम ज्यादा और कौन सा टाइम कम। जबकि आप इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन वगैरह, थर्ड इक्वेशन लगा के आप इसको कर भी सकते हो कि कैसे हम एसेंट और डिसेंट का आंसर निकालें। ठीक बात, हाँ जी। अब हम थोड़ा देखते हैं कि अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से फेंका जाएगा, मान लेते हैं कि मैं किसी टॉल बिल्डिंग पे खड़ा हूं और वहां से मैं किसी पार्टिकल को छोड़ रहा हूं, तब स्पीड क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ऐसे मान लेते हैं कि किसी टॉल टावर से जिसकी हाइट है h, और यहां से आप एक बॉडी को फेंक देते हो। कैसे फेंक देते हो, तीन तरीके हैं, या तो जस्ट छोड़ेंगे तो रिलीज किया, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, या तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये थोड़ा ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर नीचे आएगी, या तो जस्ट नीचे की तरफ इसको फेंकते हैं, है ना। ठीक है, अब इस केस में देखो, पहले मैं मान लेता हूं कि हमने यहां बॉडी को फेंका, और इसको इनिशियल वेलोसिटी दी u, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ u। अब ये देखो, ये बॉडी थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और फाइनली टकराएगी, तो दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं कि इस वाले केस में वेलोसिटी आई v1 और इस वाले केस में वेलोसिटी आई v2, तो पहले मैं इस वाले के लिए देखता हूं कि ये v1 का वैल्यू क्या होगा। अगर मुझे इंपैक्ट स्पीड चाहिए तो मैं लिख सकता हूं v1 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2g तो माइनस है और hb क्या है, माइनस, तो v1 की जो वैल्यू आई भाई वो आई u स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये आया हमारा v1। अब देखो, अब इस वाले केस के लिए जब हमारा u नीचे, उस टाइम इसने किस रफ्तार से टकराया, v2 से टकराया, तो अब वो वाला केस देखिए, ये तो हुआ पहला। अब दूसरा वाला केस देखते हैं, तो लिखा जाएगा v2 स्क्वायर, असल में v2 को नेगेटिव लेना था लेकिन स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी है u, असल में वो माइनस u लेकिन स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू फिर से 2, g तो नीचे लगा और hb तो नीचे की तरफ है तो माइनस, तो v2 की वैल्यू क्या आई, v2 की वैल्यू आई u स्क्वायर प्लस 2gh। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ये वाली इक्वेशन को देखो और ये वाली इक्वेशन को देखो, भाई इंपैक्ट स्पीड पे कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। तो यहां हमें ये सीखने को मिला, अगर एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो या नीचे फेंकते हो सेम रफ्तार से, तो वो सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को टकराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है हमारे लिए, जब भी एक बॉडी को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं सेम वेलोसिटी से, वो ग्राउंड को सेम रफ्तार से स्ट्राइक करते हैं। फर्क इतना होगा कि इस वाले को ज्यादा टाइम लगेगा नीचे गिरने में और इस बॉडी को कम टाइम लगेगा नीचे गिरने में।
अब अगर बॉडी को रिलीज किया जाता, इफ u इज इक्वल टू 0, अगर u 0 होता मतलब यहां आपने इसको जस्ट रिलीज कर दिया, तब कितना टाइम लगेगा? तो इस वाली इक्वेशन में आप देख सकते हो v की वैल्यू आएगी, देखो u तो भाई 0, तो 2gh, दिस इज द इंपैक्ट स्पीड। ये वो इंपैक्ट स्पीड है जब बॉडी को जस्ट छोड़ा गया और उससे टकराया, और किस रफ्तार से टकराया? इस रफ्तार से टकराया। तो ये तो इंपैक्ट स्पीड की बात हो गई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। किसको ज्यादा टाइम लगा, किसको कम टाइम लगा? देखो हम फिर से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। देखो ये है h, यहां से हमने बॉडी को ऊपर फेंका और दूसरे केस में इसको कहां फेंका? नीचे फेंका। तो इस केस में टाइम लगा, लेट्स कॉल इट t1, और इस केस में टाइम लगा t2। तो ये t1 और t2 क्या हो जाएंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन लिखो। तो सेकंड इक्वेशन लिखी जाएगी फॉर फर्स्ट केस, पहले केस के लिए। ये हमारा है था केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की जब बात करते हैं तो क्या लिखा जाएगा? -h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी भाई? नीचे की तरफ -h इज इक्वल टू ut -1/2 gt स्क्वायर। अरे मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी इस वाले के लिए। u क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, g तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो ऐसे। अब मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूं, तो gt स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2ut, तो -2ut और -h इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फिर से क्वाड्रेटिक का यूज करना होगा, तो क्वाड्रेटिक से हम निकाल सकते हैं सर t इज इक्वल टू -b, तो लिखा जाएगा 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 2u होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या बन जाएगा? प्लस 4gh अपॉन 2a मतलब 2g का डिवाइड करके। तो यहां से जो टाइम की वैल्यू आई बच्चे, इसको डिवाइड करो तो u/g प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये जब रूट के अंदर जाएगा तो 2g होल स्क्वायर होके जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना u/g होल स्क्वायर। इसको रूट में ले लिए आप, तो ये 2g होल स्क्वायर बन के जाएगा, और फिर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर कैंसिल, तो u/g होल स्क्वायर। ये अंदर जाएगा तो 4ac, हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4gh अपॉन ये बन जाएगा 4g स्क्वायर। जस्ट अ सेकंड, ये gt स्क्वायर, ये 2ut और भाई ये 2h है, दिस इज 2h। अरे भाई 2 इसके साथ भी मल्टीपल होगा ना, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है सर, ये 8 बन गया। अब देखो 4 2 क्या बना? 8, तो ये बना u/g प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u/g होल स्क्वायर, 4 2 8 प्लस 2h अपॉन g। अब देखो इसमें से तो 2 वैल्यू आए ना हमें टाइम के। अरे भाई 2 वैल्यू आए, हमें कौन सा लेना होगा? हमारा जो सोल्यूशन है पहले वाले केस के लिए हमारा सोल्यूशन है u/g प्लस वाला। अब ये दूसरा वाला सोल्यूशन क्या है? नेगेटिव वाला। अरे भाई टाइम के तो 2 वैल्यू आए ना हमें, हम तो बस ये वाला कर रहे थे, ये वाला। तो हमें जो ये वाला टाइम मिला t1, तो t1 को मैं लिख देता हूं, मैं आपको लिख देता हूं पहले t1 की वैल्यू। वो आएगा भाई u/g प्लस अंडर रूट ऑफ u अपॉन g होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g। अब ये वाला टाइम कौन सा? ये वाला टाइम है जब हमने इसको जस्ट ऊपर फेंका था, तो ये बॉडी कहां गई? ये बॉडी ऐसे अल्टीमेटली टकराई। अब किस रफ्तार से टकराई वो भी हमें पता है, किस रफ्तार से टकराई? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हमारा आया एक टाइम। लेकिन अब इसका जो नेगेटिव सॉल्यूशन है उसका मतलब क्या है? फिर इसका जो अदर सॉल्यूशन है, इसका अदर सॉल्यूशन जो आया, वो वाला टाइम जो आया वो तो नेगेटिव में आएगा। क्या नेगेटिव में आएगा सर? वो आएगा u/g माइनस वाला अंडर रूट ऑफ u/g होल स्क्वायर प्लस 2h/g। ये वाला टाइम हमें नेगेटिव मिला, लेकिन हमें पता है टाइम तो नेगेटिव होता नहीं, लेकिन मैथमेटिकली उसका सिग्निफिकेंस सुनो। उसका सिग्निफिकेंस ये है भाई, यहां से लेकर अगर आपको ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचाना है, उसके 2 तरीके, या तो ऊपर फेंक दो या तो नीचे फेंक दो। जब ऊपर फेंका तो टाइम का सोल्यूशन ये मिला, अगर नीचे की तरफ फेंकते तो तब भी तो टाइम का सोल्यूशन आता ना, लेकिन वो क्या आएगा? नेगेटिव। वास्तव में वो वैल्यू होगा t2 का।
रियलिटी में देखा जाए ये वैल्यू होगा T2 का, लेकिन ये हमें पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव? भाई ये तो हमें नेगेटिव में मिलेगा ना, ये नेगेटिव में हमें मिलेगा। अब क्या करना चाहिए? अब सोचो, अब करना क्या चाहिए? अब हमें u का जो वैल्यू है वो खुद ब खुद हमें लेना होगा यहां नेगेटिव, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये वाला सोल्यूशन मैं कह रहा हूं, ये नेगेटिव वाला सोल्यूशन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जब हम बॉडी को नीचे की तरफ फेंकते हैं। अरे है कि नहीं? अब सुनो, ये वाला आंसर और यहां जब नीचे की तरफ इसको फेंकेंगे ये बराबर आएंगे, ये दोनों के दोनों जो है वो बराबर आएंगे। तो देखो, अब हम वो वाला टाइम भी देख लेते हैं। यहां से इसको अब नीचे फेंको, यू से फेंको, हाइट एच ट्रेवल करनी है, फिर से लिखना होगा माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू टी, क्योंकि अब तो नीचे की तरफ आया ना, -1/2 जी टी स्क्वायर। बिल्कुल सर, तो ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर और -2 यू टी, तो ये बन जाएगा +2 यू टी और -2h। अब देखो टाइम का जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो मिलेगा -b, तो -2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 2u स्क्वायर -4ac, तो +8gh अपॉन 2a, अपॉन 2a मतलब 2g। अब इसको अलग अलग से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा u/g, तो ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा u/g। भाई क्या बन जाएगा? u/g होल स्क्वायर और 8h अपॉन g, तो ये बन जाएगा +2h अपॉन g। तो ये वाला सॉल्यूशन हमें मिला। अब हमें कौन सा लेना? पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन तो हमें पता है कि अगर इसको ऊपर की तरफ फेंकते, ऊपर की तरफ इसी रफ्तार से फेंकते तो फिर नीचे आ जाती ना बॉडी। अब देखो यहां से जो हमें टाइम का सॉल्यूशन मिला है, जो हमें काम का है, हमने तो नीचे फेंका है ना भाई। दो सॉल्यूशन आ गए, एक सॉल्यूशन आया जब ऊपर फेंका, वो वाला तो हमने अभी देख लिया। अब इसका नेगेटिव वाला सॉल्यूशन है, फॉर द फर्स्ट टाइम हम नीचे कब पहुंचते, तो u/g अंडर रूट। देखो सॉल्यूशन सेम आया। इससे पहले जो मैं बता रहा था आपको कि इससे पहले वाली इक्वेशन में जो टाइम का सॉल्यूशन मिला और ये सॉल्यूशन ये सेम है। देखो सी, क्या ये सेम है? तो यही मैं बता रहा था, हमें दो बार सॉल्व करना ही नहीं था। हमने ऊपर फेंका तो हमें टाइम के दो सॉल्यूशन मिले। जब टाइम के दो सॉल्यूशन मिले, एक वाला मिला ये वाला पॉजिटिव वाला टाइम जो ऊपर फेंका, तो दूसरा वाला सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले उसकी तरफ ध्यान मत दो, लेकिन वो वाला टाइम होगा क्या रियलिटी में? वो वाला टाइम जो होगा भाई वो हमारा T2 का वैल्यू होगा। मैंने शायद आपको बोला कि ये वाला नेगेटिव आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि दो सॉल्यूशन आएंगे, या तो ऐसे और या तो ऐसे। क्योंकि हमने देखा रियलिटी में इसको करके कि ये टाइम का सॉल्यूशन जो है वो तो बराबर आया उसी के, तो इसलिए इसको एक ही बार सॉल्व करना था, दो बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर देता हूं टाइम को। देखो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। अगर आप भाई यहां, अगर आपने बॉडी को नीचे से फेंका ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे जाके ऐसे वापस आएगी और सेम हाइट पे होती है दो बार, ये हाइट पे होगी दो बार। अब पहली बार कब होगी? वो T1 का वैल्यू लिखा जाएगा u/g माइनस अंडर रूट ऑफ u/g होल स्क्वायर माइनस 2h/g। अब ये दूसरी बार इसी हाइट पे कब होगी? u/g माइनस अंडर रूट ऑफ u अपॉन g होल स्क्वायर। तो एक बार आपको प्लस लगाना है और दूसरी बार आपको माइनस लगाना है। तो ये आ गए वो दो टाइम। और ये इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग, ये वाला इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग जो है इसे कहते हैं डेल टी। इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा? इंटरवल ऑफ क्रॉसिंग होगा 2 अंडर रूट ऑफ u अपॉन g होल स्क्वायर माइनस 2h/g। और अगर हाइट से फेंकोगे, ये तो हो गया। अब अगर किसी हाइट से ही फेंकोगे, लेट्स सपोज हाइट h से फेंकते हैं इसको, ऊपर की तरफ फेंकोगे या नीचे की तरफ फेंकोगे ऐसे, तो इस केस में अगर टाइम लगा T1 और इस केस में टाइम लगा T2, तो T1 की वैल्यू क्या आएगी? T1 की वैल्यू आएगी बच्चे u/g प्लस अंडर रूट ऑफ u/g होल स्क्वायर प्लस 2h/g। और जब नीचे की तरफ इसको फेंका जाएगा तब T2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? u/g। तब यहां आएगा भाई माइनस और यहां आएगा u/g होल स्क्वायर प्लस 2h/g। ऐसे इसको याद रखना होगा। जब नीचे से बॉडी को फेंकते हैं ना, जब नीचे से बॉडी को फेंकते हैं तो यहां हमेशा नेगेटिव आता है। जब टॉप से फेंकते हैं तो यहां दोनों जगह जो है पॉजिटिव आता है।
और जो ज्यादा टाइम होता है ना तो एक बार पॉजिटिव आता है, जो कम टाइम होता है यहां एक बार नेगेटिव आता है ना। ठीक है, जैसे यहां देखो पॉजिटिव आया तो ये दूसरी बारी टाइम था, जो नेगेटिव वाला है वो पहली बारी टाइम है। अब जब नीचे से ही बॉडी को फेंका था तो अंदर जो है ना रूट के अंदर दोनों बार क्या आया, नेगेटिव। लेकिन जब किसी हाइट से फेंकोगे तो दोनों अंदर क्या आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। जब ऊपर फेंकोगे तो इधर पॉजिटिव आएगा, जब नीचे फेंकोगे तो इधर नेगेटिव आएगा। तो ये सारी चीजें दिमाग में रख के हम बढ़ते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। अब सवाल नंबर फर्स्ट का क्या कहना, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 सेकंड्स क्या होगा। तो ये बोला गया एक पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका वेलोसिटी u देके, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड। अब इसने बोला कि 6 सेकंड में पार्टिकल ने कितने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। अब इसने डिस्प्लेसमेंट तो आपसे पूछा तो डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। सर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करें, y इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ u 40। अब इसने 6 सेकंड के लिए पूछा है, माइनस g की वैल्यू आप 10 ले लो। अगर g की देखो g के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो हमें 9.8 ले लेना था, लेकिन हम 10 लेके थोड़ा फिर आंसर्स को कंपेयर करके देख लेते हैं। g/2 और t की वैल्यू है 6 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 240 माइनस 6 36 बाई 2 18 180, तो 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई, 60 मीटर। अब इसने डिस्टेंस पूछा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, शायद पार्टिकल ने पलटी मत मारी होगी इसलिए पूछ रहा है। तो पार्टिकल पलटी कब मारता है, अब देखो पहले एस एन टाइम देखो, इसने 6 सेकंड का पूछा है ना, तो एस एन टाइम किसके बराबर होता है, u/g। यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा इसको जाने में, तो u इज 40/10। यही तो खेल है इसमें। इसका तो एस एन सिर्फ 4 सेकंड का है, उसके बाद तो 2 सेकंड के लिए ये बॉडी गिरी है, तब जाके 6 सेकंड हुए। अब हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमें निकल आई, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इसमें डिस्प्लेसमेंट हमें आया 60 मीटर। 60 मीटर आया, तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या होगा, एच मैक्स इज गिवन बाय u²/2g। अरे u²/2g लिखा जाएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ u, 40। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ये और ये कैंसल, 2 दूने 4, तो 80। तो मैक्सिमम हाइट जो आई भाई वही 80 मीटर। अरे भाई 80 मीटर आई ना, तो मैक्सिमम हाइट क्या है इसकी, 80 मीटर। अब जब मैक्सिमम हाइट 80 मीटर है तो बॉडी 4 सेकंड में 80 मीटर तक पहुंच जाती है अपनी टॉप मोस्ट हाइट पर। उसके बाद 2 सेकंड के लिए गिरती है। जब ये 2 सेकंड के लिए गिरेगी तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स ड्यूरिंग डिसेंट। तो डिसेंट के लिए क्या लिखा जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर। मुझे पता है वो नेगेटिव आएगा, मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी डिसेंट के लिए क्या हो जाएगी, डिसेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट लेंगे ना, वो तो 0 है। अब 2 सेकंड के लिए गिरेगी तो 1/2, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 2 स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, 10 दूने 20 मीटर। अब जो टोटल डिस्टेंस आई भाई, टोटल डिस्टेंस आई 80 + 20, तो डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस आई 80 + 20 100 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट तो कॉमन सेंस है, वो हमने उधर से भी निकाला और इधर से भी निकाल सकते थे। देखो इधर 80 में से क्या आप माइनस करोगे, 2 सेकंड में कितना गिरी थी, ये 20 मीटर, तो बचा तो 60, तो 60 मीटर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर 60 एंड 100, तो 60 एंड 100 दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो अब जब ये आपसे डिस्टेंस पूछे ना ऐसे वाले सवाल में, तो आपके मन में विचार आना चाहिए भाई कहीं पार्टिकल ने पलटी तो नहीं मारी है ना, इसलिए शायद पूछ रहा है। तो फिर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमने चाहिए, तब जाके आप ही कर सकते हो। ओके, अनदर क्वेश्चन। अब क्या बता रहा है, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऐसे टैप है टूटी, तो यहां से जो पानी की बूंदे है वो लगातार गिर रही है, तो लगातार पानी की बूंदे गिर रही है, ऐसे ऐसे गिर रही है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप। तो जो तीसरी बूंद है वो उस नल से तब गिरने लगती है जब पहली बूंद जमीन से टकराती है। ओके, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप। तो इसने क्या पूछा, सुनो, ये बोला गया कि देखो दिस इज फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड ड्रॉप, और ये जो टैप है ये 5 मीटर की हाइट पे है,
और यहां से पानी की बूंदें जो वो लगातार गिर रही है, अगर वो गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अरे भाई इफ सम बॉडी इज ड्रॉप, इफ सम बॉडी इज रिलीज, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाती है, ये दिमाग में रखो आपने। अब 5 मीटर, अब इसने बोला कि भाई जब पहली टकराई उस टाइम पे तीसरी जस्ट गिरी, तो मुझे बताओ इस पहली वाली ड्रॉप का तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं ना। अरे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट ड्रॉप, क्योंकि वो तो जमीन से टकराई है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट ड्रॉप, पहली वाली बूंद का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्या होगा, वो होगा सीधा √2h/g। क्यों, हमने वो सारे टाइम ऑफ फ्लाइट के केसेस देख लिए थे। अब जब इसको जस्ट रिलीज करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना सर, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो ऐसे 1/2 gt स्क्वायर लिखा जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2h/g। अरे यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा टोटल, जब ये जस्ट बूंदे जो है वो गिर रही होंगी, तब तो हमारा u का वैल्यू 0 है। तो यहां से जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमें मिली, टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू मिली वो मिली 2 × 5, h इज 5 और g को 10 ले लेते हैं, तो 2 5 10, 10/10 1 सेकेंड। सो व्हाट्स द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच ड्रॉप, हर कोई बूंद जमीन को टकराती है 1 सेकंड के बाद। अब देखो इन दो के बीच भाई गैप कितना है, पहली बूंद कब निकली थी, t इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे फर्स्ट ड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग, अब t इज इक्वल टू आफ्टर सम टाइम, मान लेते हैं t0 सेकेंड्स, हमें नहीं पता उनके बीच गैप क्या है, सेकंड ड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग। अब t इज इक्वल टू और इतना इंटरवल गुजरा, कितना, अब टोटल टाइम हुआ 2t0, अब तीसरी बूंद जो है वो गिरने लगी। तो कहने का मतलब जब तीसरी गिरी इन दो के बीच गैप कितना है, अरे भाई इन दो के बीच गैप तो बराबर है ना t0 और t0 का। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना दैट इज 2t0 और वही 1 सेकंड के बराबर है, और t0 किसके बराबर आएगा, 1/2 सेकंड। अरे मेरे हिसाब से तो इतना ही आएगा। इन दो ड्रॉप्स के बीच कितने का गैप है, अरे भाई t0 और t0, तो 2t0 इनके बीच गैप है। तो इसी टाइम के लिए बेसिकली तो ये पहला ड्रॉप गिरा था, अब ये पहला ड्रॉप गिरा था, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमें डायरेक्ट पता है 1 सेकंड, तो 2t0 इज इक्वल टू 1 सेकंड, t0 इज इक्वल टू 1/2 सेकंड। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा भाई द थर्ड ड्रॉप, हाँ जी, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, तो ये दूसरा ड्रॉप कितना ऊपर है। भाई जब ये पहला टकराया तो दूसरा ड्रॉप कितने टाइम के लिए गिरा है, टोटल t0, तो t0 की जो वैल्यू है, वो है 1/2 सेकंड। तो वो कितना गिरा होगा, अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं वो कितना नीचे गिरा है, इतना तो नीचे गिरा है, इसको लिख सकते हैं 1/2 gt स्क्वायर, g तो है 10 और t स्क्वायर मतलब 1/4, तो 2 पंचे 10, तो 4 1 4, तो इतना वो गिरा है। तो यहां से लेकर यहां तक वो कितना गिरा है, 1.25, यहां से लेकर यहां तक वो गिरा है 1.25, लेकिन हमें तो ये चाहिए ना कि वो ग्राउंड से कितना ऊपर है। तो अगर मैं बोलूं पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड, वो होगा, देखो टोटल हाइट कितनी है 5 में से ये माइनस करो जितना कि वो गिरा है, 5 माइनस 1.25, तो ये आएगा 3.75, 3.75 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये है ना, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। तो ये दिमाग में सारी इक्वेशंस आपके घूमनी चाहिए, और ऐसे ये जब भी मास्टर अप्रोच करे ना सवाल को, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई मास्टर ने सबसे पहले क्या लिख दिया बोर्ड पे, मैं वो तो कम से कम देखूं। ठीक है, jugular problem. A jugular throws 6 balls vertically up at interval of 1 second. His maximum speed of the throw so that 6 balls are in air. अब ये क्या बता रहा है, देखो jugular कौन होता है, जो बॉल्स को एयर में नचाता है, ऐसे 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 4 5 6 जो मर्जी, मतलब उसके टैलेंट पे डिपेंडेंट है कि वो कितनी बॉल्स नचा सकता है, और इस पे भी डिपेंडेंट है कि वो कितनी ज्यादा रफ्तार देता है। देखो अगर मैं बॉल को ज्यादा रफ्तार दूं तो ज्यादा टाइम के लिए एयर में रहेगी, फिर दूसरी फेंकू, तीसरी फेंकू, चौथी फेंकू, ये तो मेरे स्किल पे है ना कि मैं कितनी नचा सकता हूं। तो इस जैगुलर को स्किल होता है इस चीज का कि ये बॉल्स को नचा सके। अब ये बोल रहा है कि एक बॉल इसके हाथ में, इसको ऊपर फेंका, अब दूसरी बॉल इस हाथ से आएगी ना और इसमें गिरेगी, तब जाके ऊपर फेंकेगा, तो दो बॉल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है 1 सेकंड, तो हर बॉल एयर में जाती है 1 1 सेकंड बाद। अब ये पूछ रहा है कि हर बॉल की इनिशियल स्पीड क्या हो, सो दैट एट अ टाइम हमें 6 मिले, किसमें, एयर में मिले। अब इसका तरीका सोचो, पहली बॉल कब फेंकी जाएगी, t = 0 सेकंड में, अभी वो एयर में। दूसरी कब,
1 सेकंड पे। तीसरी कब? अरे 2। चौथी कब? 3rd सेकंड, 3 सेकंड हुए होंगे। अब 5th कब? 4 सेकंड हुए होंगे। समझ पा रहे हो? अब जब 6th बॉल छोड़ेगा तब कितना टाइम होगा? तब तो 5। अब जब 7th फेंकेगा, जस्ट फेंकने वाला है, अब इसने 7th फेंक दी तो अब कितनी आ गई यार में? 7। लेकिन हमें तो 6 ही चाहिए ना। अब जब ये 7वीं फेंकने लगेगा उस टाइम पे पहली टकरानी चाहिए। अरे पहली टकरानी चाहिए ना भाई, वही वापस। जब ये 7वीं जस्ट फेंकने लगेगा तो हमारे लिए कितनी बॉल्स एयर में आ जा, मतलब जब हम 7th को फेंकेंगे तो कितनी बॉल्स एयर में आएंगी? अरे भाई कितनी आएंगी? तब तो 7 आएंगी। लेकिन हमें कितनी चाहिए? हमें तो 6 ही चाहिए ना। तो जब हम 7वीं जस्ट फेंकेंगे तो जो पहली बॉल है वो टकरानी चाहिए वापस हमारे हाथ में। जब पहली टकराई, हमने 7वीं छोड़ी तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ पहली बॉल का? 6 सेकंड। अरे आपको तो समझ ही नहीं आया मास्टर साहब ने क्या बोला। अब देखो कैसे आपको समझ आता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। देखो ये है पहली, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड दिस इज सेवंथ। अब सुनो, जब इसने 7वीं जस्ट फेंक दी, ये वाली टकराई किसको? ग्राउंड को। अब तो ये हमारे लिए एयर में नहीं है। अब कितनी है हमारे लिए एयर में? 1 2 3 4 5 6 और 7वीं तो एयर में आ गई। तो आ गई ना भाई। और हर बॉल को सेम रफ्तार मिलती है। अब देखो पहली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ होगा? हर बॉल के बीच कितना गैप है? 1 सेकंड का गैप है ना। तो 1 सेकंड, 2 3 4 5 6। तो हम ये कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें दिमाग चलाना होता है बस। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू 6 सेकंड। अरे भाई है कि नहीं? तो पहली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होना चाहिए? 6 सेकंड। अब इस पहली बॉल को देखो भाई, ऐसे बॉल्स नहीं गिरती, अब थोड़ा दिखाने के लिए, वो तो बेसिकली सेम लाइन में ऐसे गिरती है। आर यू गेटिंग इट? तो अब देखो पहली बॉल, इसको रफ्तार अगर यू देते तो ये ऐसे ऊपर, फिर फाइनली वापस आ जाती। तो अब इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना भाई? 6 सेकंड है ना। अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हुआ? u/g। हमें पता है मोशन अंडर ग्रेविटी में देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां से u/g, यहां से u/g, तो 2u/g इज इक्वल टू 6। तो u की वैल्यू आई 60/2, 30 मीटर पर सेकंड। तो कम से कम कितनी रफ्तार होनी चाहिए बॉल्स की? 30 मीटर पर सेकंड। तब जाके 6 एयर में पाओगे। और अगर हर एक बॉल को 1-1 सेकंड बाद फेंक रहे हो तो ये चीज है ना। तो टैप प्रॉब्लम हो गई और रेगुलर प्रॉब्लम हो गई। हाँ जी, अब ये वाला देखते हैं। ये, हाँ जी बिल्कुल। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो ऐसे एक टावर है, ये टावर का फुट, तो यहां से बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ। लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी u दी गई। द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकंड्स। तो ये टावर का टॉप है, इसको क्रॉस किया जाता है 2 बार। भाई सीधी सी बात है ना, जब ये बॉल यहां से ऊपर जाएगी, देखो जब ये बॉल यहां से ऊपर जाएगी, ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगी, तो इस टावर को कितनी बार क्रॉस किया जाएगा? अरे भाई 2 बार। अरे है कि नहीं? इसका फॉर्मूला भी हमें पता है कि कितने इंटरवल में इसको क्रॉस किया जाता है। याद करो, 2 u/g माइनस 2h/g, वो इंटरवल भी हमें पता है। ओके, तो ये एंड द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकंड्स। तो इस बॉल को यहां से फेंका ऐसे और वापस टकराई, तो टोटल टाइम कितना लगा? तो ये बोला गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो है, अरे भाई कितना? 12 सेकंड। अब इसने क्या पूछा? हाँ जी, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो हाइट क्या होगी टावर की? हाँ जी, अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पहले हमें पता है तो हम ये लिख सकते हैं ना, 2u/g इज इक्वल टू 12। बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, तो u इज इक्वल टू 12 इंटू 10, 120/2, तो 60 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली उस बॉल को हमने फेंका है 60 मीटर पर सेकंड से। इस बॉल को अगर हमने फेंका है तो किससे फेंका है? 60 मीटर पर सेकंड से। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, वो इसने ये बोला कि यहां से लेकर जब इस टॉप को क्रॉस किया गया तो कितना टाइम बीता इसमें? 6 सेकंड। अरे भाई यहां से लेकर यहां तक 6 सेकंड, तो यहां से लेकर यहां तक कितना लगा होगा? 3 सेकंड। यहां से लेकर यहां तक भी क्या लगा होगा? 3 सेकंड। अरे सिमेट्री। अब टोटल कितना है भाई? 12 सेकंड। 12 सेकंड में से ये 3 और ये 3 हो गए 6। तो यहां से लेकर यहां तक ये, और यहां से लेकर यहां तक भी तो 6 सेकंड लगे होंगे भाई। अब ये वाला, ये और ये मिला के 6, तो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा होगा? इसे बोलो t1, तो ये लगा होगा 3 सेकंड। आर यू गेटिंग इट? तो अब हमसे ये हाइट ऑफ टावर पूछा है, ये हाइट ऑफ टावर हमसे पूछा है। यहां अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो हमारे लिए जो काम है आसान हो जाएगा। इसके लिए क्या करें?
इसके लिए क्या करें, देखो यहां मैं वेलोसिटी मान लेता हूं v1। यहां से जब यहां देखोगे, यहां से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक, इसको तो हम अलग से एक टाइम ऑफ एसेंट बोल सकते हैं ना, यहां से लेकर यहां तक ये v1। अगर मैं इस बिल्डिंग के टॉप से ही देख रहा हूं तो मेरे लिए जैसे बॉल को ऊपर फेंका गया है और यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहां पे ये वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं v1/g। यहां से लेकर यहां तक जो एसेंट है वो तो 3 सेकंड है, तो v1 की वैल्यू आई भाई 30 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, अरे 30 मीटर पर सेकंड तो आई, ठीक है। अब अगर v1 की वैल्यू हमें पता, अरे भाई v1 की वैल्यू पता है कितना, 30 मीटर पर सेकंड। और यहां देखोगे बॉटम पे कितना है, 60 मीटर पर सेकंड। हाइट ऑफ टावर है क्या भाई, यही तो हाइट ऑफ टावर है ना, दिस इज हाइट ऑफ टावर। नाउ व्हाट वी कैन यूज इज थर्ड इक्वेशन, तो लिखा जाएगा v1 स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। g कितना है, नीचे की तरफ तो -10, h तो ऊपर की तरफ तो प्लस, तो ये बन जाएगा 3 तिया 9, तो ये बन जाएगा 900 माइनस 6 6 आर 36 इज इक्वल टू बन जाएगा -20h। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर 90, हाँ जी 90 माइनस 360, ये 0 और 0 कैंसिल कर दिया सब जगह से, अपॉन 2। और ये माइनस जब इस साइड आएगा तो ये वाला बनेगा प्लस और ये वाला बनेगा माइनस। तो 360 में से 90 गया तो कितना बचा, 60 काट दो, 300, 270, 270/2 135। अरे आपके लिए तो असली मसला यही है ना, देखो आपके यहां तक तो आपको समझ आता है भाई, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आता है। जब ये मास्टर थोड़ी बहुत इधर उधर कैलकुलेशन करते हैं बस फंस जाते हो आप, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मैंने ऑफलाइन में भी देखा है बच्चों को, उनको कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है। अब जब मास्टर ही कैलकुलेशन करेगा ना 3 दिन 900 3600 ये डिवाइड वो डिवाइड, बस फंस जाते हैं उसी। इसमें खैर कुछ नहीं कर सकते, द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, नाउ ये वाला सवाल, अरे दिखने में भयानक, उतना भी भयानक है नहीं। ए फ्रिक्शनलेस वायर AB इज फिक्स्ड ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो ये फ्रिक्शनलेस वायर ऐसे AB, तो ऐसे एक वायर है, इसको फिक्स किया गया है एक स्टेशनरी स्फीयर से। ये एक स्फीयर है हमारा और ये फिक्स है, और यहां हमने एक वायर बिछा दी, बिल्कुल स्ट्रेट वायर बिछा दी ए से लेकर बी। ए वेरी स्मॉल स्फेरिकल बॉल स्लिप्स ऑन द वायर, तो एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, ये स्मॉल स्फेरिकल बॉल जो है ये ऐसे स्लिप करने लगती है, इस पे स्लिप करने लगती है, ठीक है। ओके, द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू स्लिप फ्रॉम ए टू बी, तो इस बॉल को ए से बी कितना टाइम लगेगा स्लिप होने में। तो ये थोड़ा जो है मैकेनिक्स का सवाल आ गया इसमें, खैर वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। अब ये वाला एंगल जो है भाई दिस इज थीटा, ये वाला हम इसको तब भी करने की कोशिश करते हैं, मैकेनिक्स का सवाल आ गया, खैर इट्स 90% काइनेमैटिक्स एंड बाकी जो बचा कुचा 10% इसमें मैकेनिक्स का है। सुनो, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, अगर इसका एफबीडी बनाया जाए तो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा भाई mg, बिल्कुल सर। और नॉर्मल कैसे लगेगा, नॉर्मल तो इधर लगेगा, और इसका मोशन इधर की तरफ है तो मैं इसको एक्स एक्सिस मान के चलता हूं, तो मेरा मोशन जो है वो इसी एक्सिस पे है, क्योंकि जो वायर है वो तो ऐसे ही है ना। अब देखो व्हाट वी कैन डू इज, हम ऐसा कर सकते हैं सर, हमें नेट वेट का कंपोनेंट इधर चाहिए, अगर ये थीटा तो ये भी मेरे हिसाब से थीटा, मुझे नहीं पता आपके हिसाब से ये क्या है, ये तो थीटा ही है मेरे हिसाब से। अब देखो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा mg cos थीटा और ये वाला बन जाएगा mg sin थीटा। अरे भाई ये वाला कंपोनेंट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ना mg cos थीटा, बिल्कुल सर। और नेट वेट का कंपोनेंट जो इसको इधर की तरफ एक्सेलरेट कराएगा वो है mg cos थीटा, और इस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो नॉर्मल किसके बराबर आएगा, mg sin ऑफ थीटा। ओके सर, अब इस बॉल को हमने यहां से रिलीज किया, अगर इसको यहां से रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो अब कितना टाइम लगेगा भाई, तो एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी g cos ऑफ थीटा। द एक्सेलरेशन along this wire of this ball is g cos theta। अब इनिशियली इसको रिलीज किया, व्हाट वी कैन डू इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, a के बदले क्या लिखूं, g cos थीटा t स्क्वायर। नाउ द थिंग इज इस s को कैसे निकालें, अगर इस s को निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं सर, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दूं सेंटर तक, तो देखो ये कितना है, ये तो है r, अरे भाई ये तो r है ना, अपने को क्या चाहिए, अपने तो ये ab चाहिए, और हाँ जी ये AB चाहिए, तो यहां से मैंने क्या गिरा दिया, मैंने यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब अगर ये R तो ये भी कितना, ये भी तो R, तो ये कितना बनेगा टोटल, देखो ये R और ये R,
तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा r√2। अरे सीधी सी बात है। तो इधर क्या लिखना चाहिए, इधर लिखना चाहिए r√2 इज इक्वल टू g cos थीटा अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर। अरे बिल्कुल सर, हाँ जी। तो ये 2 किधर जाएगा, ये बन जाएगा 2√2 और अपॉन g cos थीटा, और स्क्वायर इस साइड आएगा तो 1/2। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्लिप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। हाँ जी, तो देयर इज सम कैलकुलेशन एरर। देखो यहां से लेकर यहां तक हमने इसको सेंटर से कनेक्ट किया, ये है R और ये भी है R, तो ये कितना बन जाएगा, ये तो है ना फ्रिक्शनलेस वायर AB is fixed on a sphere of radius R। तो हाँ, a very small spherical ball slips on the wire, तो ये स्लिप हो रही है ऐसे वायर पे। द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू स्लिप फ्रॉम A to B, तो A से B कितना टाइम लगेगा इसको स्लिप होने में। अब ये एंगल जो है ये तो हमने थीटा मान लिया, जबकि मे बी कि थीटा शायद इधर माना हो या कुछ और माना हो। अभी तो हम इधर मान लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है पूरा डेटा देके नहीं था, तो ये थीटा मैंने माना, तो mg इधर लगा। अगर ये थीटा तो ये भी तो थीटा होगा ना भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो mg का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos ऑफ थीटा, ये वाला क्या आएगा mg sin थीटा। तो इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, g cos थीटा। अब इसमें से जो हमें चाहिए कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, अगर ये है r तो ये भी क्या है, दिस इज अगेन r, तो ये कितना होगा भाई, ये तो 90 हुआ ना, ये वाला टोटल 90 r एंड r, तो ये बन जाएगा r√2। तो वही मैंने किया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू 1/2, a के बदले g cos थीटा, तो t स्क्वायर। s की जो वैल्यू है दैट इज r√2। ठीक है सर, r√2 आया, तो 2√2 r g cos थीटा। हाँ करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर, ये सही आंसर है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता था कि शायद ये वाला पॉइंट अगर सेंटर से पास ना करता, लेकिन हमारा क्वेश्चन है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि थीटा यही लिया गया है कि कुछ और। उसके साथ साथ हम ऐसा मान सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये सेंटर से, हमने तो मान लिया ना कि ये सेंटर से पास करा, मान लेते कि अगर सेंटर से पास नहीं करता तब हमारा आंसर आता क्या, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये कौन सा पॉइंट है। बट लेट्स ट्राई इट अदर वे। अब मान लेते हैं कि देखो ये और यहां से ये, मान लेते कि ये सेंटर से पास नहीं हुआ। अगर ये सेंटर से पास नहीं हुआ और ये एंगल है थीटा, देन व्हाट वी कैन डू, ये हमारा सेंटर, तो यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ। अब यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, ये तो है भाई यार, अगर ये है x तो ये भी कितना x, a से b जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 2x, तो 2x को क्या लिखा जाएगा 1/2 g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में ये तो 90, अगर ये वाले ट्रायंगल में ये 90, ये थीटा और ये 90 और ये है r, तो ये वाला कितना आएगा भाई, ये तो हाइपोटेन्यूज हुआ ना, और ये क्या होगी बेस। अगर मैं लिखूं cos ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, बेस तो हमारी x है, x अपॉन r, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई r cos थीटा। तो x की वैल्यू अगर r cos थीटा आई तो लिख सकते हैं 2x के बदले r cos थीटा इज इक्वल टू g cos थीटा अपॉन 2 टी स्क्वायर। तो ये इधर और cos थीटा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2√r/g इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कि जो हमारा आंसर है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2√r/g, 2√r/g, देखो कोई ऑप्शन है कि नहीं, हाँ जी 2√r/g, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें इसी चीज का ख्याल रखना था कि ये जरूरी, देखो यहां तो हमने इसको सवाल को ऐसे बनाया था कि जैसे ये पॉइंट कहां से क्रॉस हो रहा है, सेंटर से क्रॉस, बट इट्स नॉट नेसेसरी, क्या पता कि ये पॉइंट कुछ, ये बी पॉइंट कुछ इधर हो। तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया, हमने यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो यहां से जो दो आइडेंटिकल ट्रायंगल बना दिए, और फिर अगर ये हमारा x है ये हमारा x, तो फिर इक्वेशन लगा के हमारा आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं कंक्लूड, हम मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।